ऑलराइट, तो कल हमने ये प्राण साधना से शुरुआत की। आत्मा अनुभूति कौन कर सकता है? आत्मा अनुभूति कोई भी कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इट इज एन एक्सपीरियंस which anybody can have. Yoga and tantra says yes, but the problem is we do not make enough effort. ये हमने देखा। एक तो हमारा इंस्पिरेशन कम गिरता है। हम प्रोत्साहित हो भी गए, अगर किसी ने हमको प्रोत्साहन दे भी दिया तो कुछ दिने या कुछ महीनों तक ज्यादातर चलता है और उसके बाद में खत्म हो जाता है। उसके अलावा बीमारियां है, आलसीपना है, लेजीनेस, फुलफिलमेंट ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स एंड संस्कारास। और हमारे जो संस्कार है ना, ये हमें रोकते हैं। और जो आदतें बन चुकी है बरसों से, वो आदतें हमें रोकती हैं। तो अच्छा, आगे मैं पढ़ने से पहले मैंने अभी अभी ना दोनों ग्रुप पे ये जो चार्ट है वो शेयर किया है। जरा सा वो पढ़ के दिखा दूं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश का रंग है नीला। उसकी लंबाई है, कोई लंबाई नहीं है आकाश तत्व को। ओके। दिशा भी कोई आकाश तत्व में नहीं होती। घर्षण यानी फ्रिक्शन भी कोई नहीं होता। और उसका समय है चार आकाश का मिनट ब्लैक है मैं। हाँ, ब्लैक ही बोला मैंने। नीला। अच्छा, नीला बोला, सॉरी सॉरी, ब्लैक ब्लैक। हाँ, या तो ब्लैक या तो सारे रंग। वो हिलते हिलते घूमते फिरते रहते हैं। और इसका समय है 4 मिनट। ऑलराइट। और फिर वायु का है नीला। इसकी लंबाई है 8 उंगली। अब 8 उंगली हम कैसे गिनेंगे? ऐसे गिनते हैं। हाँ, ये 8 उंगली लंबाई हो गई। और इसकी दिशा है तिरछी, डायगनल। और घर्षण, इसका फ्रिक्शन है नाक की बाली। यानी अगर वायु तत्व में हमारी सांस चल रही है तो ये जो नाक का सर्कल है ना, ये दोनों वहां पे महसूस होती है। चारू जी, आ रहा है ध्यान में? विजया, वैशाली, जानवी, जो भी लोग, अगर स्वाति ऑन कर सकते हो वीडियो तो प्लीज ऑन कर दो। हाँ, तो ये नाक की काय हरकत नाही, लोळलीस तरी चालेल। नाक की बाली जो है ना, इसका इसके एज पे हमको फील होता है। रिम ऑफ द नॉस्ट्रिल। और इसका समय है 8 मिनट। ठीक है। अग्नि का लाल रंग है। 4 उंगली उसकी लेंथ है। और सामने चलता है। अगर हमारी सांस सामने चल रही है तो ये अग्नि। ये बन गया अग्नि। अग्नि तत्व। और ऊपर की तरफ महसूस होती है सांसें, अंदर से ऊपर की तरफ। और 12 मिनट इसका समय है। अब जल का है सफेद। 16 उंगली लंबाई होती है जल की। और इसकी दिशा नीचे की तरफ होती है। ठीक है। और नीचे के एज पे महसूस होती है ये। और इसका समय होता है 20 मिनट। पृथ्वी तत्व का है पीला। 12 उंगली लेंथ होती है। इसकी दिशा सामने, स्ट्रेट अहेड। और इसका घर्षण है सेंटर। तो ये महसूस नहीं होता। यू कांट फील द फ्रिक्शन एज इट डजंट टच द स्किन। तो सांस बहते वक्त हमारी जो नाक का जो होल है, इसके मध्य से बहती है। और इसलिए वो महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका स्पर्श कहीं भी नहीं होता। और इसका समय है 16 मिनट। अब सबसे पहले रंग हम लोग ले लिया है। आकाश काला, वायु नीला, अग्नि का लाल, जल का सफेद और पृथ्वी का पीला। अब आकाश को कोई लंबाई नहीं है। वायु की 4 उंगली है। और ये वो हो गया। दिशा देख लो, दिशा। अगर अभी आपके सांस कौन सी चल रही है उसको देख लो। एक तो लेफ्ट में है या राइट में है, इसको भी देख लो। सांगू? हो हो। राईटनी आणि 4च उंगली म्हणजे अग्नी. अग्नि चालू आहे। आणि वरनच आहे सरळ आहे, दिशा काय आहे? असं, म्हणजे समोर। वर. हा, समोर इथे इथे स्पर्श होतोय वरती. हाँ,
पण दिशा जर समोर असेल तर अग्नितत्व आहे. आणि 4 उंगली, आणि ही 12 मिनिटं चालली पाहिजे. कॅन यू मेक आउट? कॅन एनीबडी? स्वाती, काय म्हणतेस? सूर्य अग्नीच आहे. हा, एक तर पहिले लेफ्ट आहे का राईट आहे? राईट आहे. राईट आहे. राईट आहे. म्हणजे राईट सूर्य आहे सूर्य आहे. आणि अग्नी आहे असं. ओके, दोघींची पण. जेवण झालीत ना आता? हो. थोडा वेळ. मेरा थोड़े नीचे की तरफ चल रहा है, तो जल तत्व हो गया। और फिर इसकी लंबाई मुझे देखनी होगी नीचे की तरफ। लंबाई इसकी 16 उंगली होनी चाहिए. ऑलराइट. माझी तर कधीच नसते 16 उंगली नाही, लंबाई, कधीच नाही ना. नाही. किती वेळा माझी कधी. माझी असते, नाही असं नाही. पण आता अग्नि तत्व आहे आणि जल तत्व आहे, सूर्य नाडी आहे आणि जल तत्व है। हाँ, अब इसका क्या मतलब होता है ना, ये हमको शिव स्वरोदय जब हम पढ़ेंगे ना तब हमको पता चलेगा, उसके श्लोक पढ़ेंगे तभी। हाँ? तो अभी देखो, 4 मिनट अधिक 8 मिनट अधिक 12 मिनट अधिक 20 मिनट अधिक 16 मिनट, यानी बन गए 60 मिनट। ओके, और इंटू 12 अगर आप सबको करोगे तो ये बराबर 24 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे में आकाश 4 मिनट, वायु 8 मिनट, अग्नि 12 मिनट, जल 20 मिनट और पृथ्वी 16 मिनट चलनी चाहिए। उसके बाद फिर से आकाश 4 मिनट, वो साइकिल कंटिन्यू होना। अगर आपका आकाश या जल या अग्नि उसके निर्धारित समय से ज्यादा समय चलता है या कम समय चलता है, यानी उस तत्व में इम्बॅलन्स है। बरोबर आहे ना? आणि मग कुठला तत्व त्याला कॉम्पन्सेट करतंय हे पण बघायला लागेल। तो कोई और तत्व उसका समय खाए जा रहा है, यानी शायद हो सकता है कि मेरा अग्नि कम है और वायु मेरा ज्यादा है। एक कम है तो एक ज्यादा होगा ही होगा, बिकॉज घंटे में तो 60 ही मिनिट होते हैं। हाँ, उसमें कोई फरक नहीं पडने वाला। सो एका तासामध्ये एक तत्व जास्त आणि एक तत्व कमीत कमी कमी असेल, किंवा 2 तत्व कमी जास्त असं, सो देर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस इन इट। ओके, मुझे लगा कि ये चार्ट अगर हम इतना डीप में जाने वाले हैं तो ये चार्ट पता होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, रोज ऑब्जर्व करना। मैंने क्या किया है, एक पेपर और पेन रख ही दिया है और मैं नोटेशन करते जाती हूँ कि अभी कौन सा तत्व है। सबसे इजी वे है, अगर पतला सा कागज ले लो ना और उस पे ब्रीथ करो तो बहुत इजीली पता चलता है कि दिशा कौन सी है। क्योंकि या तो कांच ले लो तो उसकी बाफ आती है, या तो मिरर के सामने, या तो अपने फोन पे कर लो। अगर फोन पे आप ऐसे सांस छोड़ते हो ना तो उसके ऊपर मार्किंग आती है स्टीम की, तो हमको पता चल जाता है। और दिशा भी पता चल जाती है, सीधे सीधे किया तो नीचे मार्किंग आ गया तो समझ लो कि जल तत्व चालू है, सीधा आया तो उसके हिसाब से। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे पढ़ते हैं। The Yoga Shastras say that when the pranas are disturbed, the mind is also disturbed. Therefore, yoga devised the ways to overcome this. The first states that if the pranas are controlled, the mind can also be controlled because the two are interrelated and interdependent. This path involves Hatha Yoga and Swara Yoga. The other paths say that when the mind becomes disturbed, the pranas are disturbed, and if the mind is controlled and pranas also come under control, that is the path of the Raja Yoga and Jnana Yoga. हाँ, हे मुद्दा लक्षात घ्या जरा। हम सब जानते हैं चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। तो जैसे माइंड चलेगा वैसे सांसें चलेगी। अगर दिमाग में गुस्से के विचार है तो आप अपनी सांसें को ऑब्जर्व करोगे तो आपका सांस भी वैसा। अगर आप दिमाग में बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं तो आपकी सांस भी बहुत सूक्ष्म और बहुत शैलो एंड सटल हो जाएगी ब्रेथ। ऑलराइट, तो ब्रेथ को हमने ऑब्जर्व करना है कि किस मतलब। अच्छा, अब योग कहता है कि 2 पद्धत है इनको कंट्रोल में लाने की। या तो माइंड को कंट्रोल करो
या तो तुम ब्रेथ को कंट्रोल करो। ठीक है, अगर हम माइंड को कंट्रोल करते हैं तो ये राजयोग और ज्ञान योग हो गया। अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से करते हैं तो माइंड को कंट्रोल करते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, तो ये माइंड कंट्रोल हो गया। लेकिन स्वर योगा में, प्राण योगा में हम प्राण को कंट्रोल करता है, हठ योगा में हम प्राणायाम करते हैं, स्वर योगा में स्वर साधना करते हैं। तो प्राण और हठ और स्वर, ये दोनों को हम कंट्रोल करते हैं तो माइंड कंट्रोल में आ जाता है। आपको कौन किस चीज का एटीट्यूड एप्टीट्यूड है आप देख लो और उस हिसाब से कर लो। किसी किसी को प्राणायाम करेंगे तो अपने आप मन शांत हो जाता है। कोई कोई लोग मेडिटेट करके सोच विचार रोक देते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, मन एकाग्र करते हैं या तो म्यूजिक पे या तो किसी और चीज पे, और फिर उनको उनकी सांसें भी बैलेंस आउट हो जाती है। चले वाते चले चित्तम, वात यानी वायु, चित्त यानी मन हमारा। तो ये दो शब्दों को याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो कौन सा पाथ आपको फॉलो करना है आपका चॉइस है। कंट्रोलिंग द प्राणा इज लाइक कंट्रोलिंग एन एलिफेंट। अब आप सोचोगे कि यार मन को कंट्रोल में लाना कितना मुश्किल है, जाने दो, उससे अच्छा प्राण को कंट्रोल में लाते हैं, प्राणायाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्राण को कंट्रोल करना यानी हाथी को पे कंट्रोल लाना, हाथी को नियंत्रण में लाना कितना मुश्किल हो सकता है। इफ यू कैन डू दिस यू आर इट्स मास्टर। अगर ये कंट्रोल तुमने ले आए तो तुम उसके मालिक बन जाओगे। बट टू कंट्रोल द माइंड इज लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल द एयर। लेकिन ये मन जो है ये तो वायु की तरह घूमता है, इसको कैसे पकड़े, ये भी तो मुश्किल है। therefore people today find it much easier and more tangible to deal with the prana, provided of course that they have a guru। तो सबसे इजी काम क्या है, कोई भी योग वर्ग योग गुरु के पास से दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, शीतली, सितकारी, अष्टकुंभक के जो भी प्राणायाम है इसको सीख लो और इसकी प्रैक्टिस करो, या तो कोई प्राण योगा के टीचर के पास से प्राण साधना सीख लो। अब हमने सबने लेवल 1 किया है, उसमें अंतर कुंभक बाह्य कुंभक दोनों दिया है। सांसों की गति सेम रहेगी, अगर तुम 6 अंक में सांस ले रहे हो तो 6 अंक में सांस छोड़ोगे, और नहीं, सांसों की गति नहीं, कुंभक की गति सेम रहेगी। तो कुंभक हमने 6 सेकंड का से चालू करना है और 16 सेकंड तक पहुंचना है, राइट। तो 6 to 16 या तो सांस लेने के बाद से 6 सेकंड, सांस छोड़ने के बाद 6 सेकंड, फिर लेने के बाद 6 सेकंड का कोई के लिए हमने सांसों को रोकना है। सो दिस इज द प्राण योग साधना दैट वी हैव लर्नड। राज योगा सेट्स अप आउट 8 स्टेप्स। अब राजयोग यानी पतंजल योग जो है ये अष्टांग योग बताता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। द एंशिएंट हठ योगा टेक्स्ट rearrange this into a suitable order for the people of Kali Yuga, starting with the षटकर्म। अब देखो क्या हुआ, अब हम सब लोग यहाँ पे योगा टीचर्स है, जो भी 2-4 जन नहीं है उनके लिए मैं कहूंगी कि अगर आप पतंजलि योग देखोगे तो उसमें 8 अंग दिए हुए हैं। अगर आप स्वात्माराम का हठ प्रदीपिका देखोगे तो चतुरंग योग दिया गया है। अगर आप सप्तांग योग घेरंड संहिता देखोगे तो 7 अंग दिए गए हैं, और षडांग योग गोरक्षकी जो है उसमें 6 अंग दिए गए। तो यही जो 8 स्टेप्स है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, इस तरह से रीअरेंज कर दिया कि हमको उसकी बेनिफिट इजीली मिले। फॉर एग्जाम्पल चतुरंग योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, हाँ ये 4 स्टेप लिए हैं। सबसे पहला स्टेप आसन है जहाँ पे फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल लाते हैं। अब दूसरा स्टेप प्राणायाम जो है, प्राणायाम शुद्धि क्रिया किए बगैर कर ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक उसमें शुद्धि क्रिया आती है। तो पहले शुद्धि क्रिया सिखाते हैं, उसके बाद प्राणायाम सिखाते हैं, जिसको शुद्धि क्रिया को कहते हैं षटकर्म। तो ये षटकर्म सिखाए जाते हैं, शुद्धि होने के बाद में प्राणायाम होता है। अगर प्राण शक्ति का वहन बहुत अच्छा हुआ तो मुद्रा का अभ्यास शुरू होता है, बिकॉज बाय डूइंग द योग मुद्रास
we are diverting the energy towards the सुषुम्ना। योग मुद्रा के माध्यम से हम सारी ऊर्जा वो हम सुषुम्ना की तरफ डाइवर्ट करते हैं। अब प्राण शक्ति को डाइवर्ट करने के पहले उसका फ्लो अच्छा होना जरूरी है, और फ्लो अच्छा होने के लिए शुद्धि क्रिया करनी जरूरी है। शुद्धि क्रिया करने के लिए पहले शरीर को लेफ्ट और राइट बैलेंस में लाना जरूरी है, राइट? समझे आप? तो ये इस तरह से उन्होंने रीअरेंज किया कि जो पतंजलि के अष्टांग योग है इसको कहीं भी धक्का नहीं लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको सीक्वेंस जरा बदल डाला। तो पहले बॉडी को इट्स इजियर टू प्रैक्टिस आसनास, राइट, और टू डू फिजिकल मूवमेंट। So first you do the physical movement, then you clean your nadis, establish the flow of prana shakti, then by the abhyas of mudra you divert it towards sushumna। एक बार सुषुम्ना में से प्राण शक्ति का वहन शुरू हो गया तो नादानुसंधान होना ही है। नादानुसंधान भी समाधि है, नाद समाधि है, राइट? सो वो तो होना ही है। तो दिस वाज जस्ट इट। तो ये क्यों रीअरेंज करना पड़ा? देखो, मैं आज ही सिखा रही थी, पतंजलि ने सबसे पहले समाधि योग सिखाया। भगवत गीता में कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान योग बताया। ये गृहित धरा गया कि उस युग के लोगों को उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम ठहरे कलयुग वाले, तो हमारे लिए उनको पीछे हटना पड़ा कि नहीं, अभी ये बात करेंगे ना, अगर आत्मा की बात करेंगे तो सब ऊपर से जाने वाला है, तो चलो इनके साथ शरीर के साथ शुरू करते हैं। शरीर के बारे में बात करते हैं, सांसों के बारे में बात करते हैं, फिर मन के बारे में बात करते हैं, ऐसे करके करके धीरे धीरे आगे। तो कलयुग के हिसाब से षटकर्म सिखाए गए। अब षटकर्म कौन से हैं? नेति, धौति, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नौली। ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं। These are the 6 purification processes that we practice in any yoga. Okay? हम नेति करते हैं, हम मुख धौति करते हैं। अब धौति, आयुर्वेदा की धौति अलग और योग धौति अलग, ऑलराइट? बस्ती भी आयुर्वेदा की बस्ती अलग, योग बस्ती अलग, कपालभाति, त्राटक और नौली। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया करने से हमारी नाड़ियां शुद्ध होती है। प्लस नाड़ी, इसके बाद हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। कोई भी अष्टकुंभक सीखने से पहले नाड़ी शुद्धि सीखते हैं। नाड़ी शुद्धि से और शुद्धि की जाती है, उसके बाद में ही हम सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, शीतली, सितकारी, उज्जाई, ये जो बाकी के प्राणायाम है इसका प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है? द later texts such as Hatha Yoga Pradipika added asana and pranayam. The order of yama and niyama coming first had to be changed because people found it difficult to meditate and tackle the problem of higher experience when the mundane problems are overpowering them. यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान की इतनी मारामारी है, किधर हम मन एकाग्र करने जाएंगे, राइट? What I mean to say is survival became more and more difficult as the yugas changed. तो जैसे जैसे बाहर की मुश्किलें बढ़ते गई, अंदर की शक्तियां कम होते गई। इसलिए ध्यान करना आसान नहीं है, तो आसन से शुरुआत की जाए। Those who can practice, they have to deal with the problems of the world and they suffer because of the infirmity of will. इसमें सबसे तकलीफ वाली चीज इच्छा शक्ति कम पड़ती है। ऑलराइट? वह इच्छा शक्ति अगर हमारी अच्छी हो तो हमें कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। Why do we need inspiration? Why do we need motivation? Because our willpower is less. If you have a good willpower, you will not need nobody needs to tell you what to do. You will do it. All right? So this is one thing. Vaishali, I can see you're relating with this so much. नाही, मग बाकी काय करण्यापेक्षा तिच्यावरच जास्त फोकस करून काहीतरी करायला पाहिजे ना. इच्छा शक्ती सहज हाती लागणारी नाही है. बिकॉज मनाची ताकद वाढवायला लागेल, राईट? आणि मनाची ताकद वाढवायची आहे तर विवेक बुद्धी वाढवायला लागेल. इट्स ऑल इंटरलिंक्ड विथ इच अदर.
हाँ, merry go round. Those who can practice have to deal with the problems of the world and they suffer because of infirmity of will. So now the practice of the Shat Karma comes first. Control the prana and the mind will become quiet. You will have a clear mind to analyze the pranic movement and practice yoga. इसलिए देखो लेवल 1 में हमको पहले हमारे प्राण वहन पे कंट्रोल, हमारे कुंभक पे हमको कंट्रोल, लंग कैपेसिटी बढ़ाना, इस चीज पे और शरीर में से अशुद्धि मिटाना, सूर्य और चंद्र को बैलेंस करना, ये सब चीजों के बारे में सिखाया गया। तब जाके सेकंड लेवल पे जब इसकी अच्छी महीना भर हमने प्रैक्टिस की, उसके बाद में सेकंड लेवल में वी वर टॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेथ, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, द कलर एंड दिस दैट वगैरह वगैरह। सो कंट्रोल द प्राणा एंड द माइंड विल बिकम क्वाइट। प्राण को पे कंट्रोल ले आओ, मन अपने आप शांत हो जाएगा। यू विल हैव अ क्लियर माइंड टू एनालाइज द प्राणिक मूवमेंट्स एंड प्रैक्टिस योगा। द षट कर्मस आर डन टू प्यूरिफाई द फिजिकल बॉडी। यू नो सैड बात ये है, अभी मैं इतने बहुत साल तक योगा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे नासिक में, उसमें काम करने के बाद ध्यान में आया कि लोगों को भी ये चाहिए और हमको भी ये चाहिए, यानी टीचर्स को, कि ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। लेकिन 1 महीने का प्राइमरी कोर्स या 2 महीने का मध्यगा इंटरमीडिएटरी कोर्स डिजाइन करते वक्त हम बहुत सारे आसन और बहुत सारे प्रकार के प्राणायाम को कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, बट अब then I started feeling later on, which I now very strongly feel, that 3 महीने दीर्घ श्वसन का अभ्यास होना चाहिए, तो ही अनुलोम विलोम सिखाओ, वरना सिखाओ ही मत। जब तुम दीर्घ श्वसन ही नहीं कर सकते, पता है 11 आवर्तन भी पूरा नहीं कर सकते लोग दीर्घ श्वसन का। अब दीर्घ श्वसन में हम 4 अंक में सांस लेने को बोलते हैं, यू ब्रीथ इन 4 काउंट्स एंड यू ब्रीथ आउट इन 8 काउंट्स। इतना सिंपल है, लेकिन वो 4:8 का रेशियो 11 काउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये अंडर परफॉर्मेंस है। क्या है, कोर्स में ज्यादा से ज्यादा देने की झंझट में हम एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 3 महीने भी मैं तो कहूंगी कम है। After like 16-17 years in the field of yoga, I feel even that is less. Yoga is not something which you do in 6 months or 1 year, right? It's a lifetime thing. It's a lifestyle, lifetime thing, right? So खुद की कैपेसिटीज, मन की कैपेसिटी, श्वासों की कैपेसिटी, शरीर की कैपेसिटी, ये तीनों कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए जो भी आप करो, ये ज्यादा समय तक करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि जैसे हम पूरक हलचल लेते हैं, पूरक हलचल में हम 5 या 10 काउंट ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। इट इज नॉट इनफ, द काउंट हैज टू बी एटलीस्ट 50। अब मैं जाके खुद का 50 काउंट्स करती हूँ ना, तो पता चलता है हाँ अब भी एफर्ट लग रहा है। 10 काउंट तो इजीली हो जाते हैं, उसमें से कोई बेनिफिट नहीं होता। 2 चीजें हैं, एक तो काउंटिंग बढ़ाओ नंबर, और दूसरा उसका टाइम पीरियड बढ़ाओ। यानी कोई भी चीज की इफेक्ट होने के लिए कम से कम 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, तो तुम्हें परिणाम दिखेगा। अब वेट लॉस प्रोग्राम के लिए आते हैं, वेट लॉस का जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है या जो फिजिकल मूवमेंट्स है या तो थोड़े आसन भी है जिससे वेट लॉस हो सकता है, वो कराते हैं, लेकिन 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट नहीं है काफी। और 1 महीने में कैसे रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एंड यू डू इट फॉर 3 to 6 months, तब जाके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। Alright, so the Shatkam karmas are done to purify the physical body as well as the nadis and chakras. षटकर्म करते हैं, शरीर शुद्धि भी होती है, हमारी पचन संस्था साफ हो जाती है, हमारी श्वसन संस्था साफ हो जाती है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस में। और एक बार मजे की बात यह है कि इतना अंडर परफॉर्मेंस करके भी रिजल्ट मिलते हैं, तो अगर अच्छी प्रैक्टिस की जाए
अगर राइट डोजेज में प्रैक्टिस की जाए तो क्या फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना। सिर्फ क्लास में 11 दीर्घ श्वसन करने से भी लोगों के मन शांत होते हैं। तो अगर वो 21 आवर्तन करते हैं या 51 आवर्तन करते हैं, तो आप सोचो, या दिन में 2 बार 21-21 आवर्तन करते हैं, तो कौन से लेवल तक माइंड का कामनेस जा सकता है, आप सोच सकते हो। तो षटकर्मा क्यों किया जाता है? शरीर शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, चक्र शुद्धि, तीनों के लिए। दे स्ट्रेंथन एंड स्टिमुलेट द होल सिस्टम। पूरे शरीर को ताकत देती है और पूरे शरीर को स्टिमुलेट करती है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग हठ योगा you will experience lightness of the body and clarity of the mind. अगर आप योगा का क्लास कर रहे हो, अगर आप आसन प्राणायाम कर रहे हो, अगर आप धारणा ध्यान कर रहे हो, तो 2 चीजें होनी चाहिए। तुम्हारा वजन कांटे पे वजन कुछ भी होने दो, हल्कापन शरीर में महसूस होना चाहिए। ऑलराइट, ये मैंने इनटू ब्रैकेट जानबूझ के वजन कांटे की बात की है, बिकॉज our physical weight and the feeling of lightness or heaviness has got nothing. अगर आप 40 किलो की किसी मध्य वय की औरत से या आदमी से पूछोगे, उनको भी जड़त्व महसूस होता है या हल्कापन महसूस होता है, और 60 किलो के को भी महसूस होता है, 100 किलो वाले को भी महसूस होता है। अगर हठ योग आसन का अभ्यास अच्छा हो रहा है तो शरीर में हल्कापन महसूस होगा। अगर आप स्टेप्स चढ़ते वक्त एक पैर रखा फिर दूसरा, फिर एक रखा फिर दूसरा, या उतरते वक्त एक रखा और दूसरा एक रखा, ये इस तरह से स्टेप्स चढ़ उतर रहे थे, तो आप आसानी से आप एक एक स्टेप, एक पैर एक स्टेप ये कर पाओगे। और अगर वो आप अच्छा कर रहे होगे तो यू विल स्किप डाउन, यू विल रन डाउन द स्टेप्स बिकॉज द बॉडी इज सो लाइट। ओके, सो ये एक लाइटनेस जो है, इसको एक नोट किया जाए, दैट यू विल एक्सपीरियंस द लाइटनेस ऑफ द बॉडी। ये तो शरीर का हो गया। मन का क्या? मन में शांति होने की वजह से बहुत स्पष्ट विचार होते हैं। जो भी विचार है स्पष्ट है, दुविधा नहीं है मन में। वैसे भी आसन का परिणाम पतंजलि ने ततो द्वंद्वान अभिघातः दिया है, यानी मन का जो द्वंद्व है, इसका जो आघात है, इसकी जो तकलीफें है, ये कम हो जाएगी अगर तुमने आसन का अभ्यास किया तो। और आसन यानी क्या? स्थिर सुखम आसनम, शरीर की स्थिर और सुखकर स्थिति। इसके लिए लेफ्ट लेग ऊपर और राइट हैंड पीछे होने की जरूरत नहीं है। अब भी आप जहां बैठे हो वो स्थिर और सुखकर है या नहीं, दैट इज योर आसना। If you can hold the body in stillness, if you can hold the body steady, you are in asana. ये बेसिक तत्व जिसको कहते हैं ना, प्रिंसिपल, सिद्धांत है ये। फिर इसमें वेरिएशंस आप जो चाहे, आपको पश्चिम उत्तानासन में मजा आता है तो जरूर कीजिए, आप शीर्षासन एंजॉय करते हैं तो जरूर कीजिए, दोज विल बिकम वेरिएशन। बट बेसिकली इफ यू कैन कीप योर बॉडी ऑल द टाइम sthira and sukhakar, then all the time you are in asana. And if you are all the time in asana, then 2 things are going to happen. Your body is going to become light and there is going to be clarity of the mind. Clear? Yeah? All right. At the same time, you will spontaneously notice the subtle flow of prana, ida, pingla and perhaps even sushumna. अब तीसरा बेनिफिट, ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। जब सब कुछ शांत हो ना, शरीर और मन जब शांत और स्थिर होता है, सांसें चेक करनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद पता चल जाता है अब चंद्र चालू है, अब सूर्य चालू है, सेंटर से बह रहा है या साइड को टच होते हुए बह रहा है, कौन सा तत्व है, कितनी लंबाई है, सब अपने आप पता चलेगा। लेकिन इसके लिए मन और शरीर स्थिर और सुखकर होना जरूरी है, राइट। ऐसा भी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि स्थिरता शरीर की और सुखकारकता मन की, क्योंकि शरीर को सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, मन है जिसको सुख दुख महसूस होता है। तो यू कैन से शरीर की स्थिरता और मन की सुखकारकता, ये अगर तुम्हारी स्थिति है तो आसानी से स्वर पहचाना जा सकता है।
In the Shiv Swaroday, the practices of Moola Bandha, Mahabandha are also mentioned. Practice of the three bandhas, Jalandhar Bandh, Udyan Bandh and Moola Bandha, in combination with Kumbhaka, breath retention, and Shambhavi Mudra helps to increase the capacity of the pranic flow. Therefore, Hatha Yoga and Raj Yoga are necessary for Swar Yoga. स्वर योगा के अभ्यास में हठ योग और राजयोग का अभ्यास होना जरूरी है. शरीर का आसन का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास और उसके साथ में धारणा, एटलीस्ट धारणा, हो सके तो ध्यान. धारणा जप आजप का धारणा बनती है, या तो ध्यान आप कर लो वो भी चलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो लोग, जिनको अभी योगा टीचर्स को सबको ये मालूम है, जिनको नहीं मालूम गूगल कर लो. मूल बंध, महाबंध, जालंधर, त्रिबंध बोलते हैं, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध. उसके साथ कुंभक करना है, प्लस शांभवी मुद्रा करनी है. अगर इसके कॉम्बिनेशन में किया जाता है तो प्राण शक्ति शरीर के अंदर बढ़ जाती है. देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राणिक force. Therefore, Hatha Yoga and Raj Yoga are necessary for Swara Yoga. Right? जो योगा टीचर्स है, आप सबका एक्सपीरियंस ये होगा, आई थिंक यू विल अग्री विथ मी, दैट अगर आसन नहीं करना सीखते हैं और बेसिक प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम, तो ये बंध नहीं बांध सकते. या इट इज डिफिकल्ट. या तो ये हर चीज एक एक चीज पे डिपेंडेंट है. तो इनफैक्ट दे आर नॉट सेपरेट कंपार्टमेंट्स, दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री. सब चीजें एक दूसरे पे टिकी हुई है. द हठ योगा षटकर्मस एड प्राणायाम, प्राणायाम एड्स राज योगा एंड स्वर योगा गिव्स डीपर इंसाइट इन बोथ द सिस्टम्स. तो देखो, हठ योग करेंगे तो षटकर्म से प्राणायाम अच्छा होता है, प्राणायाम करेंगे तो राजयोग अच्छा होता है, स्वर योगा से हठ योग और राजयोग, ये दोनों को आधार मिलता है. तो ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ऑलराइट, किसी को कुछ कहना है? क्लास के बदले ये लेक्चर हो गया. सॉरी. यू हैव समथिंग? महाबंध म्हणजे कुठला बंध? गुगल कर, मी तुला सांगते, कारण ना त्याचे स्टेप्स आहे. त्याच्यामध्ये ना शरीराची एक विशिष्ट अवस्था घेतली जाते आणि त्याच्यामध्ये बंध एक बांधला जातो आणि कुंभक करून बंध बांधला जातो. ओके. आणि त्याच्यामध्ये एक मुद्राची पण जोड आहे. तो ते गुगल करायला लागेल, पाहिजे तर मी तुला शेअर करते. महाबंध. त्रिबंधला पण कुठल्या ग्रंथामध्ये त्रिबंधला पण महाबंध म्हटलेलं आहे. तर श्वास घेऊन तिन्ही बंध बांधायचे, त्याला महाबंध पण म्हटलंय. पण जर आपण बिहार स्कूल ऑफ योगाचा आसन मुद्रा प्राणायामच्या पुस्तकामध्ये एक पाय फोल्ड करायचा, एक पाय सरळ ठेवायचा, असं चित्र त्यांनी दाखवलंय. आणि प्लस काकी मुद्रा करायला सांगितलीये, प्लस शांभवी मुद्रा करायला सांगितलीये. सो हे सगळं त्याच्यामध्ये ऍड ऑन्स आहेत, सिंपल नाहीये. राइट. चलो, अभी बैलेंसिंग ईड़ा एंड पिंगला. अब ईड़ा, सारा खेल हम लोग ने ये समझ लिया है कि ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना है. ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है. द फेमस गुरु गोरक्षनाथ, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ Hatha Yoga, used to tell his disciples that when they practiced Hatha Yoga, they were not doing mere exercise. They are not purifying just the physical body. They were trying to bring about a balance between the two forces in the body, such as the sun and the moon. In the word Hatha, Ha represents sun and Tha the moon. So Ha and Tha represents Pingla and Ida Nadi, the solar and the lunar forces. तो गोरक्षनाथ अपने साधकों से को ये समझाते थे कि आसन का जो अभ्यास है ना, ये सिर्फ कोई व्यायाम नहीं है, सिर्फ शरीर के लिए. तो यहाँ इसके माध्यम से ह और ठ, यह ह यानी सूर्य, पिंगला नाड़ी, ठ यानी चंद्र, ईड़ा नाड़ी, ये दोनों का बैलेंसिंग होता है. Hatha Yoga brings a balance between the alternating activities of the two nadis. जैसे अभी हमने 5 तत्वों का समय देखा. क्या समय देखा हमने कि आकाश तत्व 4 मिनट तक चलना चाहिए,
वायु तत्व 8 मिनट, अग्नि 12 मिनट, जल 20 मिनट और पृथ्वी 16 मिनट। और अगर ये अपने निर्धारित समय पर नहीं चलती यानी इम्बैलेंस है, राइट, तो बस वही बात यहाँ पे समझ लो कि ये जो दो नाड़ियां है ना, इनका जो भी कुछ है ये बैलेंस में चलना चाहिए, इनका कार्य बैलेंस में होना चाहिए। It ensures that they operate in rhythm with the movements of the external sun and moon। कौन सा बैलेंस? अगर बाहर सूर्य है तो अंदर का चंद्र चालू होना चाहिए, अगर बाहर चंद्र है तो अंदर का सूर्य चालू होना चाहिए। तो पिंड और ब्रह्मांड के जो पंच महाभूत है, इन दोनों के बीच में भी ये बैलेंस होना चाहिए, आंतरिक बैलेंस, बाह्य बैलेंस दोनों होना चाहिए। Secondly, it increases the capacity of all the nadis, vayus and chakras। और नाड़ी में जो प्राण शक्ति बहने की जो ताकत है या जगह है, या जो भी पंचवायु अपने अपने कार्य हमारे शरीर में कर रहे हैं, या तो जो भी चक्र अपने अपने एरिया को रेगुलेट कर रहे हैं, ये रेगुलेशन जो है ये उनकी क्षमता बढ़नी चाहिए। By incorporating Swara Yoga, a total balance in the nadis and awakening of the Sushumna can take place। अगर स्वर योग हम हठ योग राजयोग के साथ करते हैं तो जो भी नाड़ियों का बैलेंस है और सुषुम्ना में से जो प्राण शक्ति का वहन है, ये दोनों हम हो पाएगा या हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, फास्ट हो रहा है। डू यू वांट मी टू स्लो डाउन? नो, इट्स गुड। विजया, वैशाली, Charu ji, थोड़ा सा bit slow down, bit slow down. a bit slow down. Yeah, because you are not aware of the Yeah. of the subject, right? So Pradnya, Tula, all good, all right. So ये था बैलेंसिंग ऑफ ईडा एंड पिंगला। ईडा और पिंगला का बैलेंसिंग हम आसानी से कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट, अगर स्वर योगा का अभ्यास हमको करना है तो कोई कुछ नियम, ऑब्वियसली कोई भी अभ्यास को अपनी एक चौकट, अपनी एक डिजाइन, अपना एक कुछ नियम होता है। Before you begin the advanced swara practice, the whole body system should be clean and functioning rhythmically so that your results may be accurate। शरीर हमारा अच्छे बैलेंस में होना चाहिए। और मैं जानती हूँ हमारे में से कोई लोग को थायराइड इम्बैलेंस है, किसी को डायबिटीज या मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको हम कहेंगे, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वो आपका बीपी फ्लक्चुएटिंग यानी एड्रेनालिन ग्रंथि में प्रॉब्लम है, या तो जो भी, तो द बॉडी हैज टू फर्स्ट बी ब्रॉट इनटू बैलेंस। सो दिस इज, अगर हम ये अच्छा करते हैं तो रिदम में अगर सब कुछ आता है तो रिजल्ट एग्जैक्ट मिलेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, अगर 11 आवर्तन भी हफ्ते में 3 दिन सिर्फ 11 बार दीर्घ श्वसन करने से भी परिणाम मिल सकते हैं, तो परिणाम जरूर मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज वैरी होगा या समय ज्यादा लगेगा। The practices are easier and more effective when there are no digestive, respiratory or nasal defects। अब किसी के साइनस का प्रॉब्लम होता है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्राण शक्ति को ब्लॉकेज है ना, तो इन चीजों को क्लियर करनी होगी। Therefore you should at least be practicing आसन, प्राणायाम और 1 or 2 of the षट कर्म such as नेति and कुंजल। कोई योग गुरु तो है वो कहते हैं कि रोज नेति किया करो, दे एडवाइज नेति एवरी डे। हम लोग बहुत हमारे इंस्टीट्यूट में तो संभाल के करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट एनी कंप्लेन्स, राइट। तो हम कभी कभार करवाते हैं, या तो जब सर्दी हो तब ना करो वगैरह वगैरह हम कहते हैं, राइट। अब नेति की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। हाँ, ये सब योगा का भाग है, षटकर्म का भाग है। अब यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप जानना चाहो तो बहुत सारे योगा टीचर्स है, somebody can explain it to you। Swara yoga is comparable to Kriya or Kundalini yoga in its demands on your capacity and actual knowledge of yoga। चाहे क्रिया योग हो, चाहे कुंडलिनी योग हो, चाहे स्वर योग हो, विषय तो समझना चाहिए। कहाँ पे मन एकाग्र करना है, चक्र कहाँ है, नाड़ियां कहाँ है, ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है।
Of course, there are simple and easy practices which anyone can utilize any time of the day or night, but the core of Swara Yoga requires that you are comfortable in your meditative posture and proficient in pranayam, mudra, bandha, trataka, and visualization and japa. Okay? स्वर योगा का अच्छा अभ्यास होने के लिए, और मुझे लगता है इस ग्रुप में हमने मोस्टली ये सारी चीजें सबको अच्छी प्रैक्टिस है ये सारी चीजों की। कौन सी है? एक तो 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक कम से कम स्थिर बैठना आना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है। अगर आप हलचल करोगे, अगर आप स्थिर ही नहीं बैठ सकते तो साधना कैसे होगी? सो दैट इज द फर्स्ट, कंफर्टेबल इन योर मेडिटेटिव पोस्चर। दूसरा, प्राणायाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 11 आवर्तन खत्म होते होते, मतलब 8वें 9वें आवर्तन पहुंचने के बाद ऐसे लगता है अभी और नहीं होगा। और प्राणायाम और जबरदस्ती कभी नहीं करना है। ये बेसिक हम योगा क्लास में सिखाते हैं। हाँ, यथाशक्ति, शनैः शनैः, ये 2 शब्द हम हमेशा यूज करते हैं। यथाशक्ति, ताकत अनुसार। अब इस ताकत को बढ़ाना है, और ताकत बढ़ाने के लिए एक ही है उपाय, हाँ, प्रैक्टिस, राइट? दैट इज द ओनली थिंग। तो ही वो पावर बढ़ेगा। प्राणायाम, मुद्रा का अभ्यास आना चाहिए। अगर प्राणायाम आपने सीखा है तो बंध तो बांधना ही है, तो बंध आना चाहिए, त्राटक करना आना चाहिए, विजुअलाइजेशन। अगर मैं आपको कहूँ आंख बंद करो और आंखों के सामने एक लाल गुलाब का फूल देखो, और अगर आप मुझे कहो कि नहीं मुझे कोई लाल गुलाब नहीं दिख रहा, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बंद आंखों के पीछे सब कुछ देख सकते हैं हम। वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन सी, राइट? और लास्ट, जप। अब जप कोई लोग माला लेके करते हैं, 4 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला। हाँ, ये जप एक होता है। या तो हम जप करते हैं सिर्फ नाम स्मरण से, राम 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 राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। तो ये हो गया जप। स्वर योगा में, स्वर योगा के माध्यम से जप से अजप का प्रवास जो है, ट्रांजिशन कहूंगी मैं, यू मूव फ्रॉम जप टू अजप। तो ये आजप पे तक, तो पहले जप तो आना चाहिए, तो ही तुम आपको गुरु आजप तक ले जा सकेंगे, राइट? The application of the major practices are for advanced students and sadhakas. Therefore, if you are serious about the practice and not just trying it out, you will also have to regulate your lifestyle. अगर आप, हाँ चलो ये सीख के तो देखते हैं, जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ठीक, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो 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 सुनाई दे, जो समझ सको आपका। लेकिन हमारे जैसे जो सीरियसली इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे योगा की प्रैक्टिस में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना होगा। आहार विहार आचार विचार, इसमें बदलाव लाना होगा। द स्वर शास्त्र स्टेट दैट द डाइट शुड बी मिताहार। आहार कैसा होना चाहिए? मिताहार होना चाहिए, पूरक आहार। जो शरीर को जड़त्व बढ़ाता है वो तामसिक आहार, जो शरीर में उत्तेजना निर्माण करता है वो राजसिक आहार, जो शरीर में हल्कापन लाता है वो है सात्विक आहार। और हमको शरीर में क्या चाहिए? हल्कापन चाहिए। अब आप देख लो, इसमें कोई वेज नॉन वेज की मारामारी नहीं है, इसमें कोई कंद या फल भाजा वगैरह वगैरह। आप जो आहार ले रहे हो उसमें तामसिक का परसेंटेज क्या है? अगर आप एक आलू खा रहे हो तो कहीं तो भी तामसिक आएगा। अगर आप गरम मसाला डाल के या नमक मिर्च मसाला डाल के खा रहे हो तो राजसिक आएगा। और अगर आप फ्रूट्स है, फल भाजिया जिसको बोलते हैं, वो सबसे लाइट, जैसे दूधी, भोपड़ा, ये चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, पाले भाजी है, ये सब चीजें अगर आपके डाइट में ज्यादा है तो आप परसेंटेज देख लो कि आपके डाइट में तामसिक का परसेंटेज कितना है, राजसिक का कितना है, और सात्विक का कितना है। और फिर क्या करो पता है? 10% का फर्क से चालू कर दो।
हाँ, लाइक सब्जी में से आलू को कट कर डालो, या तो आप बहुत गरम मसाला या खोबरा कांदा मसाला विसाला डाल के बनाते हो, तो उसके बदले हरी मिर्च, थोड़ा सा, अगर दिन का समय है तो लहसुन, अगर रात का समय है तो सॉरी, दिन का समय है तो प्याज, और रात का समय है तो लहसुन। गरम मसाला खाना है तो रात के समय खाना है। ये सब हमने लेवल 1 में सीखा है। किसी को कुछ ऐड करना है, स्वाति, ममता, विजय, कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें तो करो ऐड। तो ये जो हमने सत्व रज तम आहार जो है, इसको मिताहार बनाना है, पूरक आहार बनाना है, योग करने के लिए पूरक। हमारी नाड़ियों को हल्का जो आहार करता है, वो आहार हमने लेना है। एम आई राइट इन माई कंक्लूजन? राइट? यस ममता। So this is the mitahar, which means balanced, nutritious and pure. The practitioner should neither eat. अच्छा, इसमें जो भी पकाओगे 3 घंटे के पहले खा लो। ओके, फ्रिज में रख के दूसरे दिन खाओगे तो वो तामसिक आहार हो गया। हाँ, ये भी ध्यान रहे। आप बोलोगे कि मैंने अभी अभी फ्रेश रोटी बनाई है, लेकिन आटा फ्रिज में था, कल कल बनाया हुआ था और आज उसकी रोटी बनाई है, तो ये तामसिक उसमें आ गया। आपल्याला भाकरी सांगितली ती रात्री सांगितली आहे ना फक्त? नाही, दोन्ही वेळेला ना, बोथ द टाइम्स. पण भाकरीचं जे धान्य आहे ते तू चूज करू शकते. तर जे धान्य थोडस जड आहे त्याला दुपारी खायचं, त्याची भाकरी. आणि सप्तधान्य भाकरी दोन्ही वेळा खाल्ली तरी चालते. चलता है, राइस रात को नहीं, हा, राइस रात्री भात नाही खायचं भात सांगितलं त्यांनी. आणि और एक बात हमें सिखाई गई, खिचड़ी रात को खाना बहुत गलत बात है। हाँ हम रात को खिचड़ी खाते हैं ये समझ के, अरे कुछ तो भी हल्का खा लेते हैं, लेकिन खिचड़ी जड़ है। हाँ, तो डाळ उसको भात दोपहर में, हाँ, उसको दोपहर में खाना है। ऑलराइट? त्याच्यात ताक आणि दही ते पण सांगितलं. हो हो, बहुत सारे, बहुत नेचुरल, सारा नेचुरोपैथी ऑलमोस्ट सर ने उसमें लेवल 1 में सब कवर किया हुआ है। हाँ, जिन्होंने उनका कोर्स नहीं किया है, मैं बोलूंगी कर लो एक बार कोर्स, आपका ही फायदा है इसमें। राइट? सो द प्रैक्टिशनर, तो ये एक बात हो गई कि हमारा आहार मिताहार होना चाहिए। दूसरी बात, द प्रैक्टिशनर शुड नाइदर ईट टू लिटिल नॉर टू मच। अल्प आहार और अति आहार दोनों गलत है। बहुत भूख लगी है लेकिन जाने दो, मैं एक ही रोटी खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ, 100% वेट बढ़ेगा, बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग टू स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। अगर आपने डाइटिंग के नाम पे भूख लगी है लेकिन कम खाना खाया, तो शरीर अपनी गतिविधियों को स्लो कर देगा ऊर्जा के लिए, फॉर एनर्जी, एंड देन मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, either you are not going to lose any weight or you might even put on some weight. तो ये सब चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ख्याल में रखा जाए, not too much and not too little, so that the body and mind remain steady and alert. Secondly, it is beneficial to avoid oversleeping. जैसे अति आहार अल्प आहार, वैसे अति निद्रा अल्प निद्रा। निद्रा को भी बैलेंस में ले आओ। 6 से 7 घंटे काफी है। 6 से 7 घंटे की नींद किसी भी एक एवरेज एज के व्यक्ति के लिए काफी है। गेट अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। हम लोग के स्कूल में हम कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, क्या था आगे, कीप्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, फिर जब हम लोग कॉलेज में गए, पार्टीज चालू हो गई, फिर कहने लगे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मिसेस ऑल द फन इन लाइफ, मिसेस आउट ऑन ऑल द पार्टीज ऑफ लाइफ। राइट? तो समय समय की बात होती है, लेकिन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये कहा गया है। व्हेन यू स्लीप लेट द माइंड एंड द बॉडी बिकम्स डल। बहुत ज्यादा रात को लेट सोने से शरीर जो है ये जड़ हो जाता है और मूढ़ हो जाता है, मन भी मूढ़ होता है। तीसरी बात, it is necessary to have a steady and unfluctuating state of mind and to practice regularly. करूँ ना करूँ, ऑल द टाइम द्वंद्व दुविधा, इसमें नहीं रहना, मन को स्थिर रखना
जरूरी है. देर इज नो पॉइंट इन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द प्रैक्टिसेस बिकॉज यू विल नॉट गेट एनीवेयर. तो अब हमने कोर्स कर लिया, फिर 1 महीना मस्त किया, फिर बाद में 10 दिन छुट्टी, फिर वापस याद आया, वापस 15 दिन किया, फिर वापस 8 दिन छुट्टी. ये नहीं करना, स्टॉप स्टार्ट नहीं होना चाहिए. हाँ, तो सिंपल बात है कि क्या हमने खाना खाना रोक दिया? नहीं. क्या हमने टॉयलेट जाना रोका? नहीं. क्या हमने नहाना रोका? नहीं. अगर ये हम रोज कर सकते हैं तो इसके लिए भी समय निकालना है. और कलबुर्गी सर ने तो कितना इजी बना दिया है. हार्डली 8 to 10 मिनट्स की साधना, 10 मिनट हो जाता है प्राणायाम, और मन को थोड़ी देर के लिए एकाग्र कर दो. राइट. इट्स सच अ लेस टाइम इट नीड्स. सो टाइम इज एन एक्सक्यूज. ओके, वो सारे एक्सक्यूजेस है. there is no point in starting. Of course, simple awareness of the swara and how to act during the flow of Ida, Pingla and Sushumna can be done. But those who want to gain steadiness of the mind will have to be regular. हाँ, एक और एक प्रैक्टिस है जो हम लोग, बाकी सब स्टॉप स्टार्ट होता होगा, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं छूटी, सीखे है उस दिन से, वो है सांसों का ऑब्जर्वेशन. हर पल हमारा ध्यान होता है चंद्र चालू है या सूर्य चालू है. ध्यान से अगर चंद्र चालू है तो ही पानी पीते हैं, ध्यान से अगर सूर्य चालू है तो ही मुंह में खाना डालते हैं. राइट. सोते वक्त चंद्र को स्टार्ट करते हैं, उठते वक्त सॉरी सूर्य को स्टार्ट करते हैं, उठते वक्त चंद्र ऑपरेटिंग है कि नहीं ये देखते हैं. और सुबह जब उठते हैं, कभी चंद्र चालू रहता है, कभी सूर्य चालू रहता है. कौन सा चालू है उस हिसाब से हम वो वाला पैर जमीन पे पहले डालते हैं. तो ये लेवल 1 करने के बाद ये प्रैक्टिसेस हमारी जो स्टार्ट हो गई है, वो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ यू विल आल्सो बी प्रैक्टिसिंग ऑल दिस. जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप लोग भी कर रहे होगे. घर के बाहर निकलते वक्त जो सांस चल रही है वो पैर से बाहर निकलते हैं. यू नो द मीनिंग ऑफ, अगर तुम्हारी सूर्य चालू है तो सारी एनर्जी सूर्य में राइट साइड में है, तो जो भी करना है ना राइट हैंड से करो, तो बेनिफिट 100% मिलता है. और अगर चंद्र चालू है यानी तुम्हारी सारी एनर्जी लेफ्ट साइड में है, तो जो भी करना है, लेना देना, जो भी कुछ करना है, लेफ्ट हैंड से करो, लेफ्ट पैर से करो, लेफ्ट साइड के बॉडी को यूज करो, तो वो काम तुम्हारा ठीक बनेगा. ठीक है. तो ये लास्ट वाली चीज थी. In fact, steadiness of mind means that whatever you gain from the practices mentally, physically or psychically should be utilized for spiritual evolution. लेकिन क्या हम सिर्फ काम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? नहीं. हम सीख किस लिए रहे वो भूलना नहीं. What is our ultimate aim? To evolve our consciousness. हमारी चित्त भूमि किसका स्तर हमें बदलना है. हमको भू से भुव, भुव से स्व, स्व से महा, महा से जन, जन से तप, तप से सत्य तक जाना है. तो वो जो हमारा वो उस बात को नहीं भूलना. वी हैव टू रेज अवर कॉन्शियसनेस. If you gain greater mental and psychic capacity, then your business associates or your next door neighbor save it for your inner enlightenment rather than wasting it on selfish purposes that only better your material position. अगर तुम्हें वाचा सिद्धि मिल जाती है, या अगर तुम्हें कोई सिद्धि इस प्रवास में, अगर इस प्रैक्टिस से अगर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, दूरदृष्टि हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाता है, तो ये अपने दोस्तों और आजू बाजू के लोगों के लिए, और मैं इसका तेरे को एग्जैक्ट बताता हूँ, देख तू ये पैर से निकलना, ये हाथ से करना, ऐसे करना, तेरे को फायदा होगा तो 1% मेरा. ये नहीं करना. ओके, कल ममता ने जो बताया, वरना मर्डर हो जाएगा. So we will not do this. What will we do it for higher inner enlightenment. अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अंदर की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल होगा. Swar Yoga can open a whole new vista of life to the practitioner. However, it is essential to remind yourself that the science was not designed to bestow siddhis or psychic powers, though some such side effects can manifest. सिद्धि ये साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट को ज्यादा ध्यान नहीं देना.
Okay, keep in mind that the ultimate goal for which you are striving is to heighten your consciousness beyond the mundane experiences. ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो होती रहेगी. हाँ, शारीरिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे इसको यूज नहीं करना. किसी को कुछ ऐड करना है यहाँ पे प्रैक्टिस पे? ये 4वां चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे, एंड देन वी मूव ऑन टू द 15th चैप्टर. ऑल गुड? मुद्दे आले लक्षात? हाँ, ऑल राइट. जाऊ पुढे. 15वां चॅप्टर सुरू करू. एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस. जो भी स्वर योगा की साधना है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे. प्रैक्टिस को मैं साधना बोल रही हूँ. ओके, सो प्रैक्टिस बोलो या साधना बोलो. If you can understand the nature of the breath, you can definitely gain higher insight, greater insight into the body and mind. If you can control the swara, you can control the activities of the brain and the nervous system. अगर स्वरों को कंट्रोल कर रहे हो, देखो हम प्राणायाम में, देखो हमारे हृदय की गति, हमारी सांसों की गति क्या हमारे स्व नियंत्रण में है? Is it in our control? Our breath and our heartbeat and our digestion, is it in our control? No. Involuntary. Involuntary. But when you do pranayam, you bring control over your respiratory center in the brain. When you do swara sadhana, you bring control over the autonomic nervous system in our of our brain and autonomic nervous system. इस पे हम कंट्रोल लाते हैं. कितनी उच्च साधना है या उच्च परिणाम है ये मैं कहना. It's such a fantastic thing, you know, to bring control over the brain and the nervous system. This is based on the fact that when the left nostril flows, there is activity in the right brain hemisphere, and when the right nostril flows, the left hemisphere is active. This influences the functioning of the entire system. हमने ब्रेन के लेफ्ट और राइट को ही कंट्रोल में ले आए ना, और लेफ्ट और राइट ब्रेन मिला के पूरे शरीर को चलाता है, तो शरीर में आ ही जाएगा कंट्रोल. अगर ब्रेन हमारे कंट्रोल में है तो शरीर में भी जो भी इम्बैलेंसेस है पहले ये बैलेंस में आ जाएंगे. बैलेंस होने के बाद उसके स्तर में it will evolve slowly. The चित्त भूमि, the state of consciousness will change. वो बाद में होगा, पर पहले बैलेंस आएगा. Alright? Yeah. Okay. So, this influences the functioning of the entire system. Therefore, it is important that the alternating cycles of Ida and Pingala are systematic. समय अनुसार चंद्र और सूर्य चलने चाहिए. Every 3 days, the nadis change their sequence at the time of sunrise. अब ये न्यू इंफॉर्मेशन. हर 3 दिन के बाद सूर्योदय के समय नाड़ियों की साइकिल बदल जाती है. हर 3 दिन बाद सूर्योदय के समय, मतलब आज सुबह मैं उठी, ईड़ा, फिर पिंगला, ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला चल रहा था, या तो दिन भर में ईड़ा और रात को मैम ये बताया था ना सर ने, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का इसमें वो हर 3 दिन में चेंज होता. हाँ, ये अब ये इसमें भी आएगा, शिव सूर्योदय के श्लोक में भी आएगा. हाँ, तो हर 3 दिन के बाद वो बदलता है. ड्यूरिंग द ब्राइट फोर्टनाइट व्हेन द मून इज वैक्सिंग इंक्रीजिंग and the dark fortnight when it is waning decreasing, the moment the sun rises there is a predetermined order of the swara. तो जब पूर्णिमा के समय या अमावास्या के समय कौन सा स्वर चालू होगा ये पहले से ही तय है. Alright? If your swara does not follow the correct sequence, there is a defect in your system. ये हम श्लोक में पढ़ेंगे कि कौन सा स्वर चालू होना चाहिए. हाँ अंजलि बोल. ते जो पहिला शिव सूर्योदयचा क्लास केलेला ना, तर ते सर दर 30 तारखेला ते मंथली हे देतात की कुठल्या दिवशी कुठला स्वर चालू पाहिजे म्हणून. तिथीच्या अनुसार असतं ते, आणि साधारण 3 दिवसात किंवा 4 दिवसात स्वर बदलतो, लेफ्टचा राईट, राईटचा लेफ्ट असं. बरोबर. आणि आणि अकॉर्डिंगली असलं पाहिजे.
आणि असेल तर आपला दिवस सुरळीत, म्हणजे सगळं सुरळीत चाललेलं आहे, नसेल तर मग गडबड. इम्बॅलन्स आहे, कुठेतरी गडबड आहे. राईट? आलं येस. लक्षात? काय बोलली अंजली, आलं लक्षात? आय विल नॉट इलॅबोरेट ऑन दॅट. मी ते कोष्टक टाकेल मी ते आपल्या ग्रुप वरती, जरूर. म्हणजे मग लक्षात येईल सगळ्यांना. चालेल चालेल, टाक जरूर. दॅट वुड बी वंडरफुल. अजून कोण काय बोलतंय? तो स्वरयोगाच्या लेवल 1 मध्ये पण सरांनी मोठाच्या मोठा चार्ट बीट दिलाय. जर पीडीएफ तुम्ही प्रिंट केली असेल तर त्याच्यामध्ये हे सगळं दिलेलं आहे. मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट. चार्ट नाही पण त्यांनी डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. ऑलराइट. If your swara doesn't follow the correct sequence, then there is defect in your system. The breath flowing in the right or the left nostril has to flow in the systematic order according to the movements of the sun and the moon. सूर्य और चंद्र के भ्रमण के हिसाब से हमारा स्वर बहना चाहिए, हमारी सांसें चलनी चाहिए. That is why Ida and Pingla are referred to as Surya and Chandra Nadi. Ida is cool like the moon, Pingla is hot like the sun. Yogis in highly developed meditative states of consciousness report that they experience a difference in the temperature between the air that flows through the right and the left nostril. राइट में से सांस बहती है तो उसका टेम्परेचर में डिफरेंस है. लेफ्ट का टेम्परेचर अलग होता है, राइट का ब्रेथ का टेम्परेचर अलग होता है. दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द इनर बॉडी टेम्परेचर एंड फंक्शन. इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन वार्म एंड कूल. राइट से ऑब्वियसली वार्म रहेगा, लेफ्ट से कूल रहेगा. Therefore, if both the swaras operate together, there is a perfect balance in every respect. और अगर दोनों नाक से सांस बह रही है तो ठंडा और गर्म दोनों एक साथ बह रहा है, तो there will be a balance. But this has to be developed. What do स्वर yogis do? तो स्वर योगी क्या करते हैं? They make their Surya swar flow at night and Chandra swara by day. This brings a balance between the external forces and the internal function. अभी ये और नहीं समझ में आया ना? दिन में चंद्र, रात को सूर्य चलनी चाहिए. क्या है वो सर का क्या स्टेटमेंट था? वो योगी कहलाता है, वो दिन में सूर्य, दिन में चंद्र, रात में सूर्य, क्या कुछ तो उन्होंने फ्रेज बोला था. वो योगी कहलाता है या तो भोगी कहलाता है, ऐसा कुछ तो भी दिया था उन्होंने. ऑलराइट. दिस तो योगी क्या करते हैं? योगी दे सिट इन अ पर्टिक्युलर आसना, पदधीरासन. पदधीरास काय म्हणते विजया? ओके. दे सिट इन अ पदधीरासन. योगी जो है पदधीरासन में बैठते हैं, विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर चेंजिंग द स्वर. स्वर बदलने के लिए इस आसन में बैठा जाता है, पदधीरासन. फर्स्ट दे हैव टू ऑब्जर्व वेदर द करेक्ट स्वर इज फ्लोइंग एट द राइट टाइम. अभी कौन सा समय चालू है और उस समय के हिसाब से वो वाला स्वर चालू है कि नहीं, ये पहले देखना होगा. Then it may have to be changed accordingly. अगर स्वर सही समय पे सही स्वर चालू है तो नो प्रॉब्लम. अगर वो समय पे गलत स्वर चालू है तो बदलना पड़ेगा स्वर को. राइट. For this purpose they have a special stick which is called as yoga danda, which rests under the arm to change the flow of the swara. योग दंड का इस्तेमाल किया जाता है. ऑल राइट. नाउ सेपरेशन एंड यूनियन, ये साइड टॉपिक दिया है. यूज और सेपरेशन यानी क्या बोलेंगे, विलग होने. सेपरेशन. The different flows of Shakti in the body create different vibrational patterns. Those vibrations are the tattvas of Akash, Vayu, Agni, Apa and Prithvi. This does not mean that the sky above our heads, the air we breathe, the fire that burns us, the water we drink, the earth of minerals and plants. The tattvas are symbolic of the various types of energy vibration and their function and effect. तो अलग अलग तत्व की अपनी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. और ये ऑलरेडी हमने पॉइंट किया है कि आप लिटरली नहीं इमेजिन करना, ये सूक्ष्म स्वरूप में होती है. These vibrations can only be perceived by the subtle mind. इन वाइब्रेशंस को अगर पहचानना है तो काम करते करते, चलते फिरते, हलचल करते हुए नहीं पहचान सकते. सूक्ष्म है ये. When you close your eyes, you see different colors in the चिदाकाश. चिदाकाश जो है
इसमें अलग अलग रंग दिखते हैं आंखें बंद जब करते हैं। चिदाकाश यानी द कैनवस ऑफ द माइंड, हमारे मन का जो जो स्थान है, हमारे मन का एरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षेत्र। तो मन के क्षेत्र में ये चिदाकाश जो है, ये इसमें हमें अलग अलग रंग दिखते हैं, sometimes yellow, sometimes blue, white, red or green. At the level of, as the level of the prana in the body alters, we see the tattva is changing. Each tattva has a specific color or varna. हर तत्व का अपना अपना एक रंग है, अपना एक वर्ण है। These tattvas keep on flowing like electrons. When you perceive this flow, spiritual experience begins. This spiritual experience belongs to all the koshas. सारे कोश में ये आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत हो जाती है जब वो तत्व उस वर्ण का होता है तब। द डीपर यू गो द ग्रेटर द एक्सपीरियंसेस बिकम। जितना जितना हम मेडिटेशन में डीप डीप जाएंगे तो ये जो अनुभव है ये हमारे अनुभव और सूक्ष्म होते जाएंगे। कौन से है ये अनुभव? What are these experiences? These are experiences of the invisible bodies, the Sukshma Sharira, यानी subtle body and the Karan Sharira, the causal body. जब मैंने नाड़ियों का लेक्चर लिया था तब आपको 3 शरीर हमारे होते हैं ये सिखाया था। स्थूल शरीर जो दिखता है वो, सूक्ष्म शरीर यानी नाड़ी चक्रा का जो हमारा सिस्टम है वो, और कारण शरीर हमारा एक तीसरा शरीर होता है। ये 3 शरीर जो होते हैं, सबसे सूक्ष्म है कारण शरीर। हाँ, उसकी बहुत अभी वापस उसमें नहीं जाऊंगी कि हमारे अस्तित्व का कारण हमारे पूर्व कर्म, पूर्व संस्कार और बाकी सब चीजों पे निर्भर होता है इस जन्म का अस्तित्व हमारा। ठीक है। सो व्हेन वी यूज द वर्ड बॉडी, let us understand the loka or plane of existence to which it relates. तो हम जब शरीर कहते हैं तो शरीर की अवस्था कौन से स्तर की है, किस लोक में हो आप अभी, आप भूलोक में हो या आप स्वर्ग लोक में हो या जो भी लोक, सारे लोक का नाम अलग अलग है, तो कौन से लोक में ऑपरेटिंग आप कर रहे हो ये पता चलता है। तो अनुभव जो है वो अनुभव से हमें पता चलता है कि हम कौन से लोक में है। We do not exist only on the conscious plane which we know through the senses. According to the Shastras, there are 7 planes of existence. हमको लगता है ये हमारा शरीर है, ये रूम है, यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें है, ये मेरा जो भी कुछ है, ये मेरी शारीरिक स्थिति हो गई। दिस इज माई फिजिकल एग्जिस्टेंस। लेकिन अस्तित्व के 7 लोक बताए गए हैं या 7 स्तर बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास देयर आर 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एज कॉन्शियसनेस बिकम्स फ्री फ्रॉम मैटर, जैसे जैसे आप शरीर और मन से छूट जाओगे तो आप कौन से अगले लोक में चले जाओगे। फिर एक एक चीज से जैसे छूटते जाओगे आप अलग अलग लोक में आपकी एंट्री होती जाएगी। As consciousness becomes free from matter and vibrates at a higher frequency, we ascend from Bhulok to Bhuvalok to Swahalok to Mahalok to Janalok to Tapalok and Satyalok. ये 7 लोक है, ये हमारे 7 चक्र। और मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि हमको ये दश ओमकार गायत्री का जो पूरा चीज है ये हमको हमारे 4 दिन के रेसिडेंशियल वर्कशॉप में जरूर कराए। ओके, और मैं उनको फिर से रिमाइंड करूंगी बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग दिस राइट नाउ एंड इट्स अमेजिंग। एटलीस्ट आई एम फाइंडिंग इट अमेजिंग। सब चित्तवृत्ति निरोध विरोध सब कुछ हो जाता है। ऑलराइट, it's a very fantastic, but I want you all to learn from the teacher. But I also told him, if you don't teach it in those 3 days, then I'm going to teach them because I'm practicing every day. So 2-3 दिन तक मुझे उनका गाइडेड जो रिकॉर्डिंग है उसकी मुझे आधार लेना पड़ा। 2-3 दिन के बाद वो इतना पावरफुल है कि अब उनके गाइडेड की गरज ही नहीं, बस अपने आप होते जाता है। या इट हैपेंस ब्यूटिफुली। तो ये जो लोक है ये लोक
कौन से स्तर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं? क्या हम मूलाधार में भूलोक में है? क्या हम स्वादिष्ठान में भूव में है? क्या हम मणिपुर में मह पे है, या स्वह पे है, या अनाहत में मह पे है, या विशुद्धि में जन पे है, या आज्ञा में तप पे है, या सहस्ररा में सत्यलोक में है? हम कौन से लेवल पे हमारा उठना बैठना चलना घूमना सोचना सब कुछ कौन से लोक पे हो रहा है, कौन से लेवल पे हो रहा है? This is the ultimate aim of Swara Yoga, that we start operating from higher levels of consciousness, from one chakra, each chakra. ये बॉडी में सूक्ष्म शरीर के चक्र है, लेकिन कारण शरीर में भी हम इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। अब आप सोचो कि हमारे कर्म संस्कार के हिसाब से, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, हमारे संचित के हिसाब से हम आज अपनी जो जिंदगी, अपना जो अस्तित्व है, ये चल रहा है। ओके, कर्म संस्कार के वजह से हम जो है सो है। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाएंगे, एक एक लोक हमारा बढ़ते जाएगा, what is going to happen? All the karma samskaras are तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। धीरे 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 मिट जाएंगे सारे कर्म संस्कार। ओके, all the past files will start getting cleared up, but we have to operate at that dimension in everything that we do. आलं लक्षात मी काय बोलले? जी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेटचं आपण जर कॉम्प्युटर्सच्या बद्दल बोलू तर ऑपरेटिंग सिस्टम आधीची जी होती, क्या मला कॉम्प्युटर्स मधलं काहीच येत नाही, पण डॉस या जो भी यूज करते थे अभी वो यूज नहीं होता. It has been updated. So what will happen to us? We will become updated. And the old systems don't need to be followed. We will be operating from the highest level of system that possibly can. आया ध्यान में how स्वर योगा is going to work for us? हाँ, कसं हे स्वर योग काम करणार आहे हे जर समजलं तर मग त्याची साधना करताना त्या लेवलची साधना होते. जसं बोलताना आपण बोलतो ना, वैखरी, मध्यमा, यश, शांती, काय काय आहेत? वैखरी, मध्यमा, परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी. वैखरी म्हणजे तोंडातल्या तोंडात राम 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 राम, दॅट इज युअर वैखरी. देन यू गो टू मध्यमा, राम राम राम. देन यू गो टू para and you go ram ram. So it goes deeper and deeper. म्हणजे थोडक्यात ते आपण सुरुवातीला अल्फाबेट सुरू करतो, मग 2 अक्षरी शब्द, 3 अक्षरी शब्द, मग वाक्य, आणि मग व्याकरणासकट सगळं मोठं तसं. तर आता कुठल्या लेवलला आपण ऑपरेट होतोय? बट आपल्याला काय वाटतं माहितीये की आपलं रोजचं आयुष्य, हमें ऐसे लगता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये दोनों अलग अलग आइटम है. जो भी साधना करे, जो भी स्पिरिचुअल करे, वो हमारे कायिक वाचिक मानसिक हर स्तर पे दिखना चाहिए. सोते बैठते उठते जागते खाते पीते सोचते समझते हर लेवल, वो लेवल पे ये सब होना चाहिए. अवर एवरीडे लाइफ, अवर बिहेवियर्स. इसलिए तो भगवत गीता में भी हमने पढ़ा ना कि अगर प्रगति होगी, आध्यात्मिक स्तर अगर आपका बदल रहा है तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा. तुम्हारा सोचने की रीत, तुम्हारा व्यवहार करने की रीत, तुम्हारा सब बदल जाएगा. योर बिहेवियर विल चेंज. That change in behavior is an indication that you have moved from bhu to bhuva, bhuva to swaha, swaha to maha. Yeah. All right. So the lokas represent the state of our existence as we progress into the more subtle realms. Progress depends on the freedom and liberation of the mind from matter. जड़ से छूटना है, स्थूल से छूटना है, स्थूल से सूक्ष्म का प्रवास है, सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, जड़ से सूक्ष्म हल्केपन आएगा. पहले हम एज लाइट एज द वायु, एज ओपन एज द आकाश. सो
स्पिरिचुअलिटी में ये भी कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, एक्सपेंशन, आयाम, ये शब्द भी बहुत यूज होता है, प्राणा का भी आयाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयाम? एक्सपेंशन। आवर कॉन्शियसनेस कीप्स एक्सपैंडिंग एंड हमारे पंचकोश हर स्तर पे, शारीरिक, मानसिक, सांसों की स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, हर स्तर पे हमें ये दिखने को मिलता है, राइट? सो प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन, मैम, अभी हम स्वर योग पढ़ रहे उसका उदाहरण है ना मैम। हाँ, जैसे जैसे हमारा आयाम बढ़ता गए, एक एक गुरु हम अपने आप हमको आते आते गए गए, और हाँ, एब्सोल्युटली राइट जो ममता कह रही है, बिकॉज हमने स्वर योगा, ये जो शिव स्वरोदय है, इसको मैंने खुद ने 3 बार पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द रेफरेंस टेक्स्ट इन द योगा का कोर्स। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये स्वर योगा क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आणि आता हे लेवल 3 साठी पण तू बघितलं, आपण काय ठरवलं होतं, 3 महिन्यांनी ऑनलाईन होईल तेव्हा चारों का आपण जैसे घूम के देख लो आप ही जरा, ये दरवाजे का कुछ उधर अपना वो एक दरवाजा मिनिट है हा, वो आधी इधर लगाने अंजलीला का है। शांत करते। हा, आता बोल। आपण काय, आपल्याच काय डोक्यात होतं की 3 महिन्यांनी ऑनलाईन आपलं लेवल 3 होईल. हा, उलट सरच पाठी लागले, करा 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 म्हणून करा आता. करा। तो पहला लेवल 1 किया और ये समझ में आने लगा, ये जो ऐसे ना, इसलिए डिसाइड ये किया, दरवाजा निकाल देना है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये पढ़ते हैं, क्योंकि अब ध्यान में आया कि हाँ हाँ समझेगा, जो पढ़ रहे हैं वो समझेगा। वरना अगर फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है तो फिजिक्स का टेक्स्ट लेके पढ़ोगे कुछ नहीं समझता है। टर्मिनोलॉजी मालूम होना जरूरी है, भाषा मालूम होना जरूरी है, वरना कैसे समझेगा? तो ये स्वर की भाषा जो है वो अब समझ में आने लगी है, इसलिए डेयरिंग कर रहे हैं हम लोग इसको पढ़ने की। ऑलराइट, और जो नहीं समझेगा वो अगले बार डेयरिंग फिर करेंगे जो समझेगा अपना। So progress depends on the freedom and liberation of the mind from matter. When mind and matter are separated, then there is a release of energy. स्थूल को सूक्ष्म से अलग करना ही होगा, आई मीन सूक्ष्म को स्थूल से अलग करना ही होगा। स्थूल में रहोगे तो जड़ में ही रहोगे, सूक्ष्म होगे तो आयाम होगा, एक्सपेंशन होगा, right? In one of his poems, Kabir has said, within the framework of this body, there is a great wonder. There is a couple, male and female. ये हिंदी दोहा किसी को पता है कबीर की? कि वो कह रहे हैं कि शरीर के अंदर एक अद्भुत चीज है, यहाँ पे दोनों रहते हैं, कपल रहता है, एक स्त्री है एक पुरुष है। This directly alludes to the idea of Ida and Pingla. He also said those who are able to unite this couple can separate them. और लोगों को समझ में नहीं आया कि यह कबीर क्या कह गए। हाँ, इनको अगर तुम एक कर पाए तो इनको आप अलग भी कर पाओगे, राइट? These are the two processes which take place in yoga and tantra side by side. ये एक साथ होता है, योग और तंत्र। एक है यूनियन और दूसरा है सेपरेशन, सांख्य। हाँ, तो ये डिवीजन एंड यूनियन, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। These are the two processes which take place in yoga and tantra side by side. First, there is union between Ida and Pingla, between the meditator and the object of the meditation, that is prana and mind. पहले हम क्या करते हैं? स्वर के साथ हो जाते हैं, हम चंद्र और सूर्य को एक साथ लाते हैं, बैलेंस में लाते हैं। द मोमेंट इट टेक्स प्लेस, और सूर्य चंद्र एक साथ होते ही कहाँ जाते हैं हम? न्यूट्रल में, सुषुम्ना में एंटर करते हैं, राइट? मैटर एंड एनर्जी आर सेपरेटेड, यानी हम स्थूल से छूट जाते हैं, जड़ से छूट जाते हैं। तो एक तरफ जड़ का छूटना होता है, एक तरफ ईड़ा पिंगला का एक होना होता है, तब जाके सुषुम्ना खुलती है। दैट इज द पर्पस ऑफ योगा, द सेपरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैटर। योग का यही है कि जड़ से ऊर्जा को अलग किया जाए।
वरना अभी हमारी सारी ऊर्जा जड़ में है और वो वेस्ट होती रहती है। हाँ, हर हर कार्य में वो वेस्ट होती है या यूज होती है। अगर आपको नेगेटिव एटीट्यूड नहीं लेना है तो यूज होती है, हम कहेंगे। यूनियन इज नॉट द पर्पस ऑफ योगा, इट इज द मीन्स। योग एक साधन है, बार बार ये मैं भी कहती हूँ, बहुत बार कहा गया है। यूनियन तो यूज ये योगा का ध्येय नहीं है, वो तो साधन है। whom do you unite, किसको एक कर रहे हो? You are uniting yourself with the object of the meditation. अगर आत्मा तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो तुम सब्जेक्ट हो। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक करने की बात हो रही है। Whom do you unite? You are uniting yourself with the object of meditation, uniting the meditator with the object of meditation. उपासक और उपस्या, उपासक और उपस्या, ये दोनों को एक कर रहे हो। द मोमेंट दिस यूनियन टेक्स प्लेस, मेडिटेशन अकर्स। मैं और मेरा साधन एक हो गए तो मेडिटेशन हो गया। क्या है धारणा और ध्यान का सूत्र? बोलो फटाफटा। बोलो। नाही आठवत आहे धारणाचं सूत्र आणि ध्यानाचं सूत्र? प्रत्याहार का स्वविषया संप्रयोगे होने के बाद। हाँ, आगे का बोलो ममता। अनम्यूट। अच्छा, ओके। तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम असं काही. बरोबर आहे, हे ध्यानाचं झालं आणि धारणाचं धारणासूच योग्यता असं काही नाही नाही. नाही. देशबंध चित्तस्य धारणा। ये जो यहाँ पे बोला है ना कि देश बंध बंध चित्त, देश के साथ चित्त को बांधना है। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। तो जिस चीज के साथ तुम्हारे चित्त को तुम बांधते हो उसको कहा जाता है धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो वही उसका एक प्रत्यय पे जब एकाग्र हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ध्यानम। लेकिन उसका प्रत्यय उस एक्सपीरियंस के साथ तुम लंबे समय तक रहते हो, धारणा के साथ तुम लंबे समय तक रहते हो, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान क्रिया आणि क्रिया करणारा एकत्र होऊन जातो, एकत्र होऊन जाणं, जातो. एक्झॅक्टली हेच इकडे ते म्हणतायत, राईट? उपासक and upasya. That is what we call the separation. No, the moment this union takes place, meditation occurs. तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। समाधि will what? स्वरूप शून्य, एक रूप होऊन गेलो. So when there is unity, then you are separate from the matter and energy. It will get separated. Okay, and that is when samadhi will happen. That is what we call separation of matter and energy. Padartha or the object and the inherent shakti are separated. So पदार्थ जो है और पदार्थ के अंदर की जो शक्ति है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। मेरा शरीर है, शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन मेरी शक्तियां शरीर में जड़ है, शरीर में के बंधन में है, ये बंधन से मुक्त हो जाती है। That is what happens. All right, Sushma, thank you for that. Yeah. So padartha or the object and the inherent shakti are separated. This separation of energy from matter is awakening of kundali. कुंडलिनी, कुंडलिनी कहाँ है? मूलाधार में है। कैसे है? डॉर्मेंट, सुप्त अवस्था में। क्या हो गई? जागृत हो गई। जागृत होके क्या किया?
छोड़ दिया शरीर को, राइट? इट separates, energy separates from the body, from the matter, right? When awakening of kundalini, आइला ध्यान ही नहीं, मैं I'll just finish this paragraph, 4:30 हो गए. When awakening of kundalini takes place, whether you are illiterate or learned or have no bhakti devotion at all, you will at once start having experiences. तुम भक्ति योग में हो, तुम्हारे पास ज्ञान हो ना हो, भक्ति में तुम हो ना हो, अगर कुंडलिनी जागृत हो गई तो अनुभव चालू हो जाएंगे, प्रत्यय चालू हो जाएगा, experiences will begin to happen. These experiences lead from one state to another as the energies rises from the lower centers Muladhara and Swadhisthana to the higher centers Manipur, Anahat, Vishuddhi, Ajna and Sahasrara. The 6 chakras from Muladhara to Ajna plus Sahasrara represent the 7 lokas or planes of our progressive consciousness. यही 7 चक्र, यही हमारे 7 लोक है. ओके, यहाँ पे उन्होंने 7 चक्र और 7 लोकों को ज्वाइंट कर दिया, सप्तलोक, भू भुव स्वः महा, इसको ज्वाइन कर दिया. तो ये प्रोग्रेसिव कॉन्शियसनेस है. And then are you operating from Muladhara? Are you operating from Anahat? Are you operating from Vishuddhi or from Ajna? Right? That is your state of consciousness. This side heading separation and union जो simultaneous होता है, ये यहाँ पे खत्म हुआ. The path to higher experience, एक लास्ट पैराग्राफ है, पर कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे. कल है ना? आज क्या वार है? आज गुरुवार है, आज फ्राइडे है. आइला छुट्टी आ गई. कल पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं मंडे. ऑल राइट. Okay, so anyway we'll finish this chapter on Monday and then we will move on to the next chapter. एक ही पैरा है, recognizing the swara. अब इसमें स्वर का लेंथ, reducing the length of the swara, what is pranayama, how to balance the breath, what is the timing of the swara, सारा डिटेल लिया है. मुझे नहीं लगता हमें वो दूसरे किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इसी में कहा गया, इसी में सब कुछ कवर किया है. एंड देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द शिव स्वरोदय. मेरे लिए एक बुक बोल दीजिए, कल्पना को. बोल दू क्या? अच्छा ठीक आहे. माझ्यासाठी पण सांग, अमृता तिला वाचायचंय. इंग्लिश मध्ये नाही कुठलंही चालेल. नाही, हिंदी अवेलेबल आहे, इंग्लिश पण अवेलेबल आहे. कुठलं पाहिजे ते सांगा. इंग्लिश मध्ये मॅडम हिंदी आहे का? मेरे को हिंदी की नावल चालेल. 350 किंमत आहे. ओके, किताब पुस्तकाची. हो चालेल. इंग्लिश मध्ये किती? हिंदी चाहिए. एक मिनट, इंग्लिश कितने जन को चाहिए? उंगली ऊपर करो. 1 2 3 3 जन. स्वाति, शांति एंड ममता. ममता कहीं लिख लो, पुट इट डाउन. 3 नेम्स. और हिंदी किसको चाहिए? किसको चाहिए हिंदी में? चारू जी, विजया और सुषमा. हिंदी के 3, इंग्लिश के 3 मैं बोल देती हूँ. मराठी पण आहे, बहुतेक आहे मराठीतनं पण. मॅडम मराठी चालेल. चालेल, मराठी हिंदी काही असेल चालेल. अच्छा, मराठी हिंदी कोणतेही चालेल. कोणत्या पुस्तकाबद्दल बोलताय तुम्ही? शिव हे सरोदय. जे रीड करतोय ते, जे जे रीड करतोय आता ते? आरती. मला घ्यायचंच होतं, पण मॅडम आपलं ठरलं होतं ना, तुम्ही सांगणार की कोणतं घ्यायचं बुवा असं. हो, पण आता वाचतोय तर आता कळतंय, हे घेतलं तर चालेल. आरती हो चालेल. ठीक आहे.